नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की जो पिछली एसआई भर्ती हुई थी जिसमें इंटरव्यू के साथ जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को साथियों हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों आज के वीडियो हम राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती में जो पूछ इंटरव्यू के समय जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को सब बारे में साथियों चर्चा करेंगे, जो कि दोस्तों आपकी एसआई के इंटरव्यू के लिए साथियों आपके रामबाण साबित होंगे। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा-सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों यदि आपको एसआई की भर्ती का दोस्तों आपको इंटरव्यू पास करना है, तो साथियों आपको हमारी क्लास बड़े ध्यान से आपको देखनी होगी, क्योंकि साथियों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एसआई भर्ती में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी बुद्धि लब्धि के आधार पर पूछे जाते हैं। आपको इसके बारे में साथियों कितना ज्ञान है इन सभी चीज़ों के बारे में, और साथियों आपकी कितनी मानसिक योग्यता, आपकी कितनी एबिलिटी है, तो साथियों उसके आधार पर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि साथियों आपकी पिछली भर्ती में पूछे गए। तो साथियों केवल क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। आपको आंसर साथियों बताने होंगे इनके, और किस प्रकार से दोस्तों आप कितना आंसर दे पाते हो, आपकी कितनी बुद्धि लब्धि है साथियों, इसका आईक्यू लेवल आपका साथियों वहाँ पर नापा जाता है। तो आपको साथियों ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताने होंगे। पहले हम क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद दोस्तों आंसर देने की आप सभी लोग दोस्तों कोशिश करेंगे। ये साथियों आपकी पिछली भर्ती में जो एसआई की भर्ती हुई है उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए साथियों वीडियो में जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों वीडियो आगे दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इन क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होने से पहले साथियों आपसे सिंपली रूप से क्या पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपसे दोस्तों इंटरव्यू के समय जाते समय ही साथियों आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट योर नेम प्लीज़, व्हाट योर नेम प्लीज़। तो दोस्तों आपको अपना नाम बताना है, वहाँ पर पूछ रहा है कृपया अपना नाम बताइए। तो दोस्तों आपसे इसको इंग्लिश में ही पूछेगा, व्हाट योर नेम प्लीज़। तो आपको दोस्तों अपना नाम बता देना है, अपने नाम के साथ खुद का नाम, उसके बाद अपने पिताजी का नाम साथियों, आपके गाँव का नाम, आपके विलेज का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह दोस्तों आपको मतलब पूरी डिटेल्स बता देनी है आपके बारे में इंट्रोडक्शन में। और दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आपने अधिकतम क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कर रखी है, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स क्या है, क्या क्या डिग्री आपने कर रखी है। तो दोस्तों आपको एक तरीक़ा से अपनी पूरी जो भी आपने क्वालिफिकेशन वगैरह कर रखी है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से दोस्तों सभी का आपको जवाब दे देना है। और दोस्तों जैसे आप कहीं के निवासी हैं, आप कहीं के भी निवासी हैं, जैसे आप करौली के निवासी हैं, तो दोस्तों आपसे करौली के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट। आप करौली में क्या चीज़ फेमस है और क्यों करौली को इतनी योग्यता मिली है कि वहाँ पर इस ज़िले का दर्जा दिया गया है। तो मतलब दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हो इसमें आपकी आईक्यू लेवल नापा जाता है, आपका कितना आईक्यू लेवल है। तो दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों आज बहुत मेहनत से साथियों आपके लिए एसआई इंटरव्यू के सभी क्वेश्चनों को साथियों हम लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपकी एसआई इंटरव्यू के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं साथियों। कई एसआई अधिकारी चाहते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, कई एसआई अधिकारी चाहते हैं कि अधिकांश पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में हो, कि हमारी मतलब अधिकांश पोस्टिंग जो आपसे दोस्तों इंटरव्यू अधिकारी पूछ रहा है कि अधिकांश पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में हो। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम या प्रदर्शन के अच्छे अवसर नहीं मिल पाते। यहाँ पर पूछा गया है, कई एसआई अधिकारी चाहते हैं कि अधिकांश पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में हो। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम या प्रदर्शन के अच्छे अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूछने का मतलब ये है, यदि यहाँ पर पूछा गया साथियों कि बहुत से अधिकारी जैसे एसआई अधिकारी या पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी होते हैं, वे चाहते हैं कि हमारी पोस्टिंग केवल और केवल साथियों आपके शहरी क्षेत्रों में हो। और यहाँ पर आपसे पूछा गया यदि आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों पोस्टिंग हो जाती है तो आपके लिए पूरे अवसर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यहाँ पर पूछने का मतलब ये है। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को साथियों आपकी नोटबुक में दोस्तों आपको नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के समय ही पूछे जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को दोस्तों अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट कर लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को हम बताएंगे उनको, तो और उस उनको दोस्तों आप अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेंगे बार बार। इसमें कोई दोस्तों वो नहीं है कि रटने के लिए कोई चीज़ होकर इसके लिए ये आंसर हो जाएगा फिक्स। तो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, केवल इंटरव्यू की दोस्तों वेबसाइट पर केवल एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहाँ पर कोई आंसर वगैरह नहीं डाल रखे हैं। तो दोस्तों आपको इनको अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट कर लेना, और आपको अपने अनुसार इस क्वेश्चनों को साथियों जवाब देने की कोशिश करनी है, किस प्रकार से आप इनका जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आपको नोट जरूर कर लेना है इन सभी क्वेश्चनों को। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, कई ऐसा अधिकारी चाहते हैं कि अधिकांश पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में हो। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम या प्रदर्शन के अच्छे अवसर नहीं मिल पाते। तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से इसको बताना है। तो आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साथियों इसके लिए अच्छे अवसर नहीं मिल पाते। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं आपको इसका किस प्रकार से आंसर देना है। तो दोस्तों आपको बता देना है, ऐसा कुछ नहीं है सर, श्रीमान जी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी
जो भी दोस्तों आपके लिए जो भी नियम कानून होते हैं वे आपके शहरी क्षेत्रों के अफसरों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी अफसर की ड्यूटी लगाई जाती है उन सभी के लिए बराबर से कानून वगैरह सब कुछ दोस्तों अच्छा मिलता है। बराबर की ड्यूटी का दोस्तों हक दोनों को होता है। जितने भी आप यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो भी एसआई वगैरह ड्यूटी करते हैं वे भी उनके लिए भी साथियों उतना ही आपके गवर्नमेंट की ओर से पूरे अधिकार मिलते हैं जितने एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले कैंडिडेट के लिए मिलते हैं। और कहा जाए तो श्रीमान हमारी तरफ से कहते हैं ग्रामीणों में अच्छा साथियों सम्मान मिलता है। और दोस्तों आपको अपने हिसाब से देना होगा इसका आंसर। ग्रामीणों अच्छा सम्मान मिलता है श्रीमान शहरी क्षेत्रों की बजाय, इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी पसंद करना बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि आप हमें इस शुभ अवसर को देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो नौकरी मिली है एसआई की उसको हम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका आंसर दे देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ ही चर्चा करते हैं। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको नोटबुक में दोस्तों अपनी में नोट कर लेना है और दोस्तों आपको अपने अनुसार दोस्तों इनका आंसर देने की कोशिश करनी है। तो चलिए साथियों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोरोना और कोविड-19 के बारे में आप में क्या अंतर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोरोना और कोविड-19 के बारे में क्या अंतर आप देखते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना है श्रीमान कोरोना तो एक तरीके से वायरस होता है। तो यहाँ पर बता देना साथियों कोरोना एक तरीका से साथियों वायरस होता है। आपको बताना होगा श्रीमान कोरोना एक तरह से वायरस होता है और कोविड-19 एक तरह से कोरोना वायरस की आपकी। तो इसमें बता देना कोरोना तो एक तरह से श्रीमान वायरस होता है और कोविड-19 एक तरह से इसकी दवाई के रूप में दोस्तों काम में ली जाती है। इससे कोरोना के जो भी मरीज वगैरह होते हैं उन वे ठीक होते हैं। और बात करते हैं कोरोना वायरस की। और दोस्तों आपको बता दे रहा है श्रीमान इस कोरोना बीमारी आपके चीन देश से चली हुई है जो कि विश्व में सारी ओर इसने तबाही मचा दी है। तो कोविड-19 इसकी एक वैक्सीन होती है जिससे कोरोना के मरीज वगैरह को ठीक किया जाता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना है। और दोस्तों आपको कोरोना के बारे में और कोविड वैक्सीन के बारे में दोस्तों कोविड-19 के बारे में आपको डिटेल से इसके बारे में साथियों जानकारी दे देनी होगी। जो भी आपकी वैक्सीन आती है उन सभी की साथियों आपको डिटेल से जानकारी दे देनी और उस वायरस का भी नाम आपको दे देना होगा। तो दोस्तों मतलब अच्छे तरीक़ा से आपको इसका आंसर देना होगा। आपको इन क्वेश्चनों को लिख लेना। उसके बाद दोस्तों सभी की एक विस्तार आधार से साथियों आपके विस्तार पर आधार से पूरी की दोस्तों व्याख्या करके आपको इनका आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा इसलिए आपको जल्दी जल्दी हम आपको बता देना है। आपको दोस्तों इनको क्वेश्चनों को नोट कर लेना और आपके अनुसार दोस्तों इनकी आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। आप टेट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू अधिकारी आपसे पूछ रहा है आप टेट और नेट पास कर चुके हैं फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जगह एसआई क्यों बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है आप टेट और नेट पास कर चुके हैं। ये आपसे पूछा है आपके तौर पर पूछा है साथियों। आप टेट और नेट पास कर चुके फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर क्यों नहीं बनना चाहते हो और ऐसा ही क्यों बनना चाहते हो। क्या आपको टीचर की नौकरी पसंद नहीं है, आकर्षक लगती है या कम आकर्षक लगती है। तो दोस्तों आपको इसका जवाब दे देना है श्रीमान मुझे केवल और केवल राजस्थान पुलिस की ही नौकरी पसंद है। मैं केवल अपने आमजन में विश्वास करता हूँ, आमजन की सेवा करना चाहता हूँ। आपको बता देना इसका आंसर साथियों श्रीमान मुझे राजस्थान एसआई की ही नौकरी पसंद है और मुझे आमजन की सेवा करने का अच्छा इसमें मौका मिलता है और मुझे एक अलग ही गर्व महसूस होता है जब अपनी बॉडी पर वर्दी को देखते तो हमारी बॉडी पर हम जब भी बॉडी को देखते तो हमें अलग ही महसूस होता है। और मैं अपनी बिल्कुल पूरी कर्तव्य निष्ठा से इस दोस्तों नौकरी को पूरी तरह से पालन करूंगा और अपने देश के लिए हमेशा अच्छी सेवा करता रहूँगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है और इसमें बताना ऐसा कुछ नहीं है बल्कि एक टीचर भी अच्छी नौकरी होती है और टीचर भी सभी को एक अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। और आपको दोस्तों टीचर के बारे में और नॉलेज मतलब बता देना थोड़ी बहुत और नॉलेज कि क्या क्या टीचर को मतलब किस प्रकार से एक बच्चे को पढ़ाकर एक बहुत अच्छे स्तर पर दोस्तों पहुँचाता है। तो दोस्तों आपको डिटेल से इसकी जानकारी दे देनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं केवल दोस्तों इसमें मोबाइल से ही इन सभी वीडियो को बनाता हूँ इसलिए दोस्तों परेशानी आती है अपलोड करने में। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा ही थोड़ा इसमें बता रहा हूँ। आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को लिख लेना है और दोस्तों आपका अनुसार अपने आधार पर साथियों इनको आंसर देने की कोशिश करनी होगी पूरे को, तभी दोस्तों आपका इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा। और बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक एसआई अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अचानक यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन एक एसआई अधिकारी के रूप में आपके ज़िले में अचानक दंगे भड़क गए हैं, आपकी नई पोस्टिंग हुई है, ऐसी स्थिति में कैसे आप उसे संभालेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है साथियों आप एक एसआई अधिकारी हैं। आपसे पूछ रहा है इंटरव्यू अधिकारी आप एक एसआई अधिकारी हैं और आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पर हुई है साथियों जहाँ पर अचानक से दंगे भड़क गए हैं। तो दोस्तों आप उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे तो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना है एसआई अधिकारी को श्रीमान जी
हमारे इलाके में अचानक से यदि कोई दंगे वगैरह भड़क जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पूरी सिचुएशन के साथ जो भी गवर्नमेंट ने अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उन सभी अधिकारों का पालन करते हुए हम उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमें पावर मिलती है उस पावर का प्रयोग करेंगे, जिससे वहाँ पर हो रहे दंगों को शांत किया जा सके और लोगों को समझाया जा सके। तो उस सिचुएशन को दोस्तों इस प्रकार से आपको हैंडल कर देना है। अब चलिए साथियों, और आपको अपने अनुसार साथियों इसमें जोड़ देना होगा। तो इसमें दोस्तों मैं कम कम बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसमें, इसलिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों चर्चा करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया आपसे, प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकारों का कोई दबाव है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रशासनिक अधिकारियों का सरकारों का कोई दबाव है। तो प्रशासनिक अधिकारियों पर सरकारों का कोई दबाव है, आप सहमत हैं या असहमत हैं? अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए तो क्या आप करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं पुलिस विभाग के अंतर्गत है, तो उन पर दोस्तों सरकारों का दबाव है। तो आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? इसका दोस्तों आपको अपने अनुसार जवाब देना, और आपके सामने इस प्रकार की स्थिति आ जाती तो आप एक ऐसा ही होने के नाते आप किस प्रकार से उस स्थिति का सामना करेंगे? तो आपको दोस्तों इसका जवाब देना है, श्रीमान जी, ऐसी स्थिति तो वैसे पैदा नहीं होती है, लेकिन कोई किसी कारणवश ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। ऐसी स्थिति में हम इस सिचुएशन को अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ आप सिचुएशन को बनाए रखना है, और साथियों आपको बता देना होगा, उस सिचुएशन को पूरी करने की आपको कोशिश करनी है। जो भी श्रीमान हमसे जो भी कुछ बनेगा, हम हमेशा अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर रात दिन मेहनत करते रहेंगे। उस सिचुएशन को हम अपने अनुसार हैंडल करेंगे, और जो भी गवर्नमेंट ने अधिकार पावर वगैरह दिए है उनके आधार पर उस सिचुएशन को हैंडल करके गवर्नमेंट को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जवाब इसका दे देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको इनको सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना, और आपको दोस्तों आपके अनुसार इनका आंसर देने की कोशिश करनी है। किस प्रकार से आपको सरकार के दबाव को कम करना है, मतलब किस आधार पर सरकार आप पर दबाव बना रही है, उस दोस्तों पूरी कमी को आपको पूरा करना होगा। उसी आधार पर दोस्तों तभी आपका प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव है वो कम होगा। इसलिए सरकार की जो भी दोस्तों मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही तभी तो दोस्तों सरकार प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रही है, इसलिए आपको उस समस्या को पूरा कर देना होगा। तो आपको दोस्तों मतलब अपनी भाषा में बिल्कुल सही तरीके से इसका जवाब देना है, क्योंकि दोस्तों यदि आंसरों की बात करते हैं तो इसमें एक एक पेज का एक ही आंसर हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी बुद्धि लब्धि के आधार पर इसको मतलब मानसिकता के आधार पर पूछा जाएगा, मतलब कितना मतलब इसके बारे में आपको नॉलेज है। तो चलिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तभी दोस्तों आपको अब साथियों इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो इसमें जिलों से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राज्य के जिलों से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे साथियों पूछे गए हैं। आप बाड़मेर जिले से हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में साथियों। आप तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आप बाड़मेर हो या कोई से जिला हो, ये जरूरी नहीं है कि आप केवल बाड़मेर से हो। आपसे इंट्रोडक्शन में साथियों पहले आपसे पूछ लेगा अपना इंट्रोडक्शन, तो आपका क्या इंट्रोडक्शन है, आपसे जिले वगैरह का पहले ही नाम पूछ लेंगे, फिर जात के में आपसे। अब दोस्तों उसी जिले के बारे में आपसे जानकारी पूछेंगे आप। चलिए साथियों हम इसमें उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भाई का तो बाड़मेर के का किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू था, उससे पूछा गया, आप बाड़मेर जिले से हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्षेत्र के लिए कैसे फायदेमंद होगे, क्षेत्र के लिए कैसे फायदेमंद होगी रिफाइनरी, पर्यावरण को होगा नुकसान। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक बाड़मेर जिले से निवास करते हो, वहाँ पर एक रिफाइनरी है, तो पर्यावरण को उससे नुकसान होगा या फायदेमंद होगी, तो आपको इसका जवाब देना है। तो आपको बता देना होगा, श्रीमान जी ऐसा कुछ नहीं है, रिफाइनरी से ज़्यादातर लोगों को, जैसे मतलब आपके साथियों आपको बता देना होगा, बाड़मेर क्षेत्र में श्रीमान जी बाड़मेर क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र मरुस्थल आता है, इसलिए वहाँ पर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो अधिकांश क्षेत्र आपके मरुस्थल आता है, जिससे वहाँ पर ऐसी कोई सी समस्या मतलब उत्पन्न नहीं होगी, पर्यावरण की नुकसान हो। हालांकि श्रीमान जी इतना थोड़ा बहुत तो नुकसान हर जगह ही होता है, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो पर्यावरण में देखने को मिलता है। इससे श्रीमान जी हमें काफ़ी रोज़गार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में काफ़ी रोज़गार रिफाइनरी से मिलेगा, सभी बेरोज़गार जो भी साथीगण हैं हमारे, उन सभी के लिए रोज़गार की एक अच्छी सुविधा मिलेगी। और उसी के साथ श्रीमान जी हमारे इधर खेती की थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि हमारे इधर पानी की समस्या है, इसलिए वहाँ पर खेती कम की जाती है। तो ऐसे में यदि हमारे यहाँ पर तेल की रिफाइनरी वगैरह स्थापित हो जाती है तो हमें बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे बहुत से युवा साथियों को उसमें रोज़गार मिलेगा।
और हमारे डिस्ट्रिक्ट की अच्छी उन्नति होगी और राज्य स्टेट लेवल पर अच्छा प्रोग्रेस करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों और भी आपको इसमें जानकारी जोड़ देनी है और आपको बता देना होगा। कौन कौन सी रिफाइनरी के बारे में भी बता देना है कि ये हमारे यहाँ रिफाइनरी लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका जवाब दे देना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपको डूंगरपुर आदिवासी जिले का एसआई बनाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है, एक भाई से पूछा है, अगर आपको डूंगरपुर आदिवासी जिले का एसआई बनाया जाता है तो आप उस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से कैसे निपटेंगे, आप अपना प्रदर्शन कैसे दिखाएंगे? तो इसमें दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आपको एसआई मतलब यहाँ पर पूछा गया है, आपको डूंगरपुर जिले का एसआई बना दिया जाता है तो वहाँ पर जो भी समस्या हो रही हैं उन समस्याओं से आप किस प्रकार से निपटेंगे और अपना किस प्रकार से प्रदर्शन दिखाएंगे। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार देना है, श्रीमान जी, यदि हमें डूंगरपुर जिले का एसआई बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे गर्व की बात होगी। हम जो भी डूंगरपुर जिले के अंदर अगर जो भी समस्याएं, जो भी जन समस्या हैं, उन सभी को पहले वहाँ की जनता से अवगत होंगे, उसके बाद वहाँ की जनता को इनके बारे में अवगत कराएंगे और किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करना है, जनता के प्रति हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और वहाँ पर जो भी मतलब साथियों आपको बता दें, वहाँ पर जो भी श्रीमान जी, जो भी चोरी वगैरह कुछ भी वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हम अपनी पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करेंगे और वहाँ के जन को, वहाँ की जनसंख्या को, जो भी जन हैं सभी को एक अच्छी तरीक़ा से सुलझाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पावर मिलती है उसका सदुपयोगता से उपयोग करते हुए जन की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमें हमारे एक गर्व महसूस होता है, एक आदिवासी ज़िले में हमें पोस्टिंग मिलती है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। अब दोस्तों और आपको अपने आधार पर साथियों इसका जवाब दे देना, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चनों को लिख लेना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी ही दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके बारे में भी बता देना होगा। दोस्तों ज़िले के बारे में जानकारी भी बता देनी होगी आपकी थोड़ी बहुत। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया, आइए जानते हैं देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान कितना विकसित और पिछड़ा है। राजस्थान की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो इसे दूसरे राज्यों से आगे करती हैं। साथियों यहाँ से आपसे पूछा गया है इंटरव्यू में, राजस्थान राज्य देश के अन्य राज्यों से किस प्रकार से भिन्न है और ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे राजस्थान राज्य देश के अन्य राज्यों से भिन्न है। तो आपको बता देना होगा, इंटरव्यू अधिकारी के लिए साथियों आपको बताना है, श्रीमान जी, एक लिहाज से किया जाए तो राजस्थान में हमारे भूमि मेरी मातृभूमि है, इसमें मुझे बहुत अच्छा गर्व प्राप्त होता है कि वीरों की भूमि में। तो सबसे बड़ी बात तो साथियों आपको इसको ज़रूर बता देना है कि वीरों की भूमि, तो आपको बता देना होगा, श्रीमान जी, मुझे बहुत ही अच्छा गर्व प्राप्त होता है, मेरा जन्म राजस्थान की कर्म भूमि में हुआ है। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा विश्व का ही, राजस्थान ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा ओपीडी टावर बन रहा है जो कि जयपुर में है श्रीमान जी। इसके अलावा श्रीमान जी हम बात करते हैं तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, शिव प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले में श्रीमान जी बन रही है। और एक लिहाज से देखा जाए श्रीमान जी, यहाँ पर काफ़ी रमणीय स्थल हैं, काफ़ी अच्छे रमणीय स्थल हैं जहाँ पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपको जिसका जवाब दे देना। और दोस्तों आपको बता देना होगा यहाँ पर अच्छी फसल पैदा होती है, बाजरे में नंबर 1 स्थान आ जाता है, देश में पूरे देश में बाजरे में नंबर 1 स्थान आ जाता है, सरसों में नंबर 1 स्थान आ जाता है। तो आपको दोस्तों और खनिजों में कई प्रकार के खनिज हैं, तो आपको दोस्तों मतलब एक तरीके से राजस्थान की नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तो उसको दोस्तों आपके अनुसार आपको बता देना होगा। अब दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और दोस्तों आपको अपने अनुसार इनका जवाब देने की कोशिश करनी है। मैं दोस्तों आपको केवल बता रहा हूँ। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो उसमें से दोस्तों आपको शॉर्ट बता रहा हूँ आपको इसमें आंसरों को, तो क्वेश्चनों को आपको दोस्तों इनको नोट कर लेना और आपके अनुसार दोस्तों इनकी जानकारी आपको दे देनी होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों आपका इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गंगानगर, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गंगानगर को पंजाब से पानी मिलता है। आपसे पूछा गया है श्री गंगानगर को पंजाब से पानी मिलता है, नहरी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई, कृषि उत्पादन के बारे में विस्तार से बताइए। क्या आप हमें नहर के पानी को राज्य के अन्य जिलों में भेजने की कोई योजना बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है श्री गंगानगर को पंजाब से पानी मिलता है और वहाँ पर फसलों के लिए सिंचाई की कृषि उत्पादन में विस्तार को बताइए। आपको वहाँ पर फसलों की सिंचाई और कृषि उत्पादन के बारे में विस्तार से आपको बताना है और हमें नहर के पानी के राज्य के लिए अन्य जिलों में भेजने की कोई योजना बना सकते हो। यहाँ पर यह भी पूछा गया साथ ही आपसे, आप अन्य जिलों को भी पानी भेजने की योजना बना सकते हैं क्या, तो आपको इसका आंसर दे देना होगा।
पहले तो दोस्तों आपको बता देना है, मतलब आप ये आपकी इंदिरा गांधी नहर हुई, सतलज नहर हुई साथियों। इस नहरों के बारे में पहले तो आपको डिटेल से बता देनी हुई, कहाँ से तो ये निकल कर आती हैं और किस किसके मतलब किन किन राज्यों को दोस्तों इसमें भागीदारी होती है, तो इसके बारे में बता देना है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में बता देना है, सतलज के बारे में बता देना है। तो दोस्तों एक तरीका से ये सम्मिलित परियोजना होती है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ और साथियों जैसे अपना पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, इनकी सम्मिलित योजना होती है साथियों, जो कि अपने राजस्थान में इन राज्यों से होते हुए, पंजाब से होते हुए अपने राजस्थान राज्य में साथियों प्रवेश करती है। तो आपको बता देना होगा इन हमारी इतनी % की भागीदारी होती है। तो दोस्तों आपको बता देना कि मतलब इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान की कितनी भागीदारी है और सतलज नहर में कितनी भागीदारी है। तो मतलब एक तरीका से डिटेल्स आपको इसका जवाब दे देना है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, फसलों की सिंचाई कृषि उत्पादन के बारे में विस्तार से बताइए। तो आपको दोस्तों वहाँ पर श्री गंगानगर में इस सिंचाई के बारे में बता देना कि किस प्रकार से कुएँ से या नलकूप से या नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और कृषि उत्पादन के बारे में बता देना कौन सी फसल वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होती है, वो भी आपको बता देना है। और साथियों यहाँ पर ये भी पूछा गया एक क्वेश्चन, क्या आप हमें नहर के पानी को राज्य के अन्य जिलों में भेजने की कोई योजना बना सकते हो। तो आप इसमें ये पूछा गया है, इस नहर के पानी को किसी राज्य के अन्य जिलों में भी आप भेजने की योजना बना सकते हो। तो आपको इसका जवाब दे देना होगा, श्रीमान जी इस ये हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। आपको इसका दोस्तों जवाब देना है, श्रीमान जी ये हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये पावर हमें नहीं होती है। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मसला होता है, जिसमें हम इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस जो भी राज्य की बात करें, यदि राज्य के किसी ज़िले की बात करें, तो पानी की सिंचाई उपलब्ध करवाना गवर्नमेंट का काम होता है। हम केवल आम जन की सेवा करते हैं। आम जन में विश्वास और पुलिस का खौफ का यही दोस्तों मंत्र है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, यही दोस्तों आपकी पुलिस का मेन मंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य में भूजल का सर्वाधिक दोहन एवं सिंचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यदि सरकार आपसे राज्य के जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय पूछे तो आप क्या सुझाव देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया राज्य में भूजल का सर्वाधिक दोहन एवं सिंचित क्षेत्र कौन कौन से। तो आपको बता देना होगा साथियों, राज्य में भूजल का सर्वाधिक दोहन एवं सिंचित क्षेत्र की यहाँ पर आपको बता देना, श्रीमान जी राज्य में भूजल का सर्वाधिक दोहन एवं सिंचित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी इलाका, श्रीमान जी उत्तरी इलाका जिसमें आपके हनुमानगढ़ जिला हुआ, गंगानगर जिला हुआ, इन राज्यों में श्रीमान जी अत्यधिक मात्रा में कृषि की जाती है और अत्यधिक मात्रा में कृषि की जाती है और अत्यधिक मात्रा में जल का दोहन होता है। और बात करते हैं श्रीमान जी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, गेहूँ वगैरह की, जो भी गेहूँ की फसल उत्पन्न होती है, यहाँ पर काफ़ी तो सिंचित क्षेत्र है और काफ़ी मात्रा में गेहूँ पैदा होता है। तो श्रीमान जी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो हमारे उत्तरी जिलों जैसे गंगानगर हुआ, श्री हनुमानगढ़ हुआ, इन जिलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र होता है और इन्हीं जगहों पर जल का सर्वाधिक मात्रा में दोहन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, यदि सरकार आपसे जल ग्रहण क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय पूछे तो आप क्या सुझाव देंगे। आपको इसका जवाब देना है, श्रीमान जी हमें जल ग्रहण भूजल को बढ़ाना है तो हमें वर्षा के जल को एकत्रित करना होगा। इसके लिए हमें तालाब वगैरह बनाने की आवश्यकता होगी। और वर्षा जल संग्रहण के लिए काफ़ी ऐसी विधियां अपनाई जाती है जिससे वर्षा का जल संग्रहण होता है और उसको भविष्य में हमारे लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे जैसे पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में टाँका, खड़ी वगैरह जल विधियाँ अपनाई जाती हैं जिससे जल की बचत होती है, इसी के साथ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से साथियों आपको इसका जवाब दे देना और दोस्तों आपके अनुसार आपको इसका जवाब दे देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों अब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों के बारे में बता देना और आपको दोस्तों नोट कर लेना, अपने अनुसार दोस्तों इनके आंसर देने की आपको कोशिश करनी है। यदि आप समय समय पर राजस्थान के एकीकरण की संक्षिप्त चर्चा करना चाहते हैं, संक्षिप्तीकरण और संक्षिप्त पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से व्याख्या करेंगे राजस्थान की स्थिति तुलनात्मक रूप से सुधरी है बिगड़ी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है, आपको इसमें दोस्तों आपके मतलब एकीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देनी होगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका जवाब आपको किस प्रकार से देना होगा। श्रीमान जी राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी योगदान हुआ, उन्हीं के सहयोग से राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया श्रीमान जी। और बात करते हैं उसके बाद एकीकरण के बाद अब प्रेजेंट की स्थिति की बात करें श्रीमान जी, तो प्रेजेंट में अच्छी स्थिति या बेहतर है, क्योंकि श्रीमान जी उस समय इस प्रकार के संसाधनों का विकास भी नहीं हुआ जो कि प्रेजेंट में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। तो आपको दोस्तों मतलब एक तो आपको पूरी तो एक बता देना है, इसमें मतलब आपके जो भी एकीकरण हुआ है उस एकीकरण की मतलब कितने चरणों में हुआ
और कब से कब तक हुआ, और किन किन का दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब किस किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान था, और उस समय क्या सिचुएशन रही होंगी, और इस वर्तमान समय की दोस्तों आपको सिचुएशन को बता देना है, मतलब वर्तमान समय की कुछ सिचुएशन को तो आपको अच्छा ही बताना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इनमें शॉर्ट आपके लिए जैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भपंग, अलगोजा, सारंगी, तंदूरा, एकतारा, बंकिया, भूंगल से क्या है? ये क्या है? आधुनिक राजस्थान में इनका क्या महत्व है? आप इन्हें आधुनिक परिवेश में कैसे देखते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो आपको दोस्तों इसका जवाब दे देना होगा। भपंग श्रीमान जी, भपंग, अलगोजा, सारंगी, तंदूरा, एकतारा, बंकिया, भूंगल, ये सभी वाद्य यंत्र होते हैं जो कि राजस्थान के परिवेश में अपना एक अनूठा योगदान प्रवेश करते हैं। भपंग, अलगोजा, सारंगी, तंदूरा, सभी ये श्रीमान जी वाद्य यंत्र होते हैं जो कि राजस्थान में एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। बाकी अन्य सभी राज्यों में भी इनसे अलग एक पहचान राजस्थान को देखने को मिलती है। और साथियों आपको क्या करना है, भपंग, अलगोजा, सारंगी, तंदूरा, इनके बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देनी होगी साथियों। वहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको इसका जवाब दे देना है, और आपको दोस्तों इन सभी मतलब वाद्य यंत्रों के बारे में एक तरीक़ा से जानकारी दे देनी है, कैसे ये बजाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब इसको आपको प्रैक्टिस करनी है लिख कर दोस्तों इसकी। तो संपूर्ण जानकारी दोस्तों इसमें आपको इस प्रकार दे देनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, राजस्थान के बड़े शहरों में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा शामिल है। क्या आप सरकारी योजना की गति समान है? किसी जिले में विशेष पर ध्यान दिया जाता है? अगर कोई जिला पीछे है तो इसकी क्या वजह है? तो यहाँ पर पूछा गया है साथियों, मतलब राजस्थान के बड़े बड़े शहर हैं जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा हैं। इनमें सरकारी योजनाओं की गति समान है, आपसे पूछा गया है, या किसी एक विशेष जिले पर ध्यान दिया जाता है? इसकी क्या वजह है? आपको इसको बताना होगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना होगा। जब राजस्थान श्रीमान जी राजस्थान के बड़े शहरों के बारे में चर्चा करें तो बड़े शहरों में सुविधाएं भी अच्छी उपलब्ध होती है, और वहाँ पर सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस भी अच्छी तरीक़ा से होती है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अधिकार के रूप में सरकारी योजनाओं को, चाहे वो छोटा ज़िला हो या बड़ा ज़िला हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है, सभी के लिए बराबर अधिकार होते हैं, सभी योजनाओं को बराबर तरीके से निभाया जाता है, चाहे ज़िला बड़ा हो या छोटा हो। इस प्रकार से आपको साथियों इसका जवाब दे देना होगा। और यदि यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, किसी विशेष पर ध्यान दिया जाता है अगर ज़िला पीछे है तो इसकी क्या वजह है? तो श्रीमान जी ऐसा कुछ नहीं है, किसी एक विशेष ज़िले पर यदि ध्यान भी दिया जाता है, जैसे हम बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की, क्योंकि श्रीमान जी वो राजस्थान की राजधानी है, इससे राजस्थान को एक अलग ही आपके एक आपको बता देना साथियों, राजस्थान की एक तो ये राजधानी है श्रीमान जी, और यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में उद्योग वगैरह, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मात्रा में एजुकेशन के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर विकास भी अच्छा हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से इसका जवाब दे देना है, इसकी वजह यही बतानी है आपको साथियों। मतलब एक तो राजधानी होने का गौरव प्राप्त है राजस्थान के जयपुर जिले को, और उसी के साथ एक तो राजधानी के प्राप्त है, और यहाँ पर कोटा की भी बात होगी तो औद्योगिक नगरी के रूप में भी दोस्तों इनको गौरव प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर योजनाओं की प्रगतिशीलता ज़्यादा तरीके से प्रभावी होगी बाकी अन्य जिलों की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इसका जवाब देना, और आपके अनुसार दोस्तों इनका जवाब दे देना, मैं केवल आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको बता रहा हूँ। तो साथियों ये इंटरव्यू के क्वेश्चन थे आपके, जो कि दोस्तों आपकी पिछली भर्ती में साथी पूछे गए। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अपने अनुसार दोस्तों आंसर देने की कोशिश करनी है। और दोस्तों आपको पूरी मतलब अपनी मानसिकता के आधार पर पूरी मानसिकता आपको लगा देनी है इनको क्वेश्चनों के आंसर देने में, प्रैक्टिस करनी है जहाँ तक हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इंटरव्यू, क्योंकि दोस्तों आपके इंटरव्यू का प्रथम चरण इसका आपके 23 जनवरी से चालू हो रहा है साथियों, और आपके 23 जनवरी से शायद आपके 2 फरवरी तक इनके इंटरव्यू चलेंगे। 23 जनवरी से 2 फरवरी तक इसके इंटरव्यू चलेंगे राजस्थान एसआई के। और साथियों बात करते हैं इसके इंटरव्यू को एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो दोस्तों आपके इंटरव्यू को एडमिट कार्ड, आपका इंटरव्यू जैसे 23 तारीख को है, तो आपका इंटरव्यू को एडमिट कार्ड साथियों आपको आपके 18 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएंगे। 18 या हाँ दोस्तों 18 तारीख को आपके इंटरव्यू के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही इंटरव्यू के एडमिट कार्ड डल जाते हैं तो हम आपको सबसे पहले सूचित कर देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एसआई में इंटरव्यू के समय क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पिछली भर्ती में साथी पूछे गए। और दोस्तों मैंने केवल इसमें शॉर्ट बताने की आपको कोशिश की है, आपको अपने अनुसार दोस्तों पूरा मतलब पूरे एक तरीक़ा से आपको पूरी डिटेल्स वगैरह बतानी होगी इसमें,
तो दोस्तों जैसे ही आप अच्छी प्रकार से इंटरव्यू में इसका आंसर दे देते हैं तो दोस्तों आपको अच्छे इसके इंटरव्यू में नंबर भी मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपका इंटरव्यू भी क्वालीफाई होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इंटरव्यू में ये सभी क्वेश्चन बता देना और पार्ट लेके आएंगे, एक और पार्ट लेके आएंगे दोस्तों इसका हम। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए साथियों आज के वीडियो इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।